Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is Bohr's atomic model. So, let's discuss Bohr atomic model. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि why Bohr atomic model, ठीक है। तो मैं इसको इधर से मिटा लूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर में लिख सकूँ कि why Bohr's atomic model. क्वेश्चन को क्लियर करें। ये मसला है कि बोहर ने अपना मॉडल क्यों पेश किया। तो इससे पहले अगर हम लोग देखें तो रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल पेश किया हुआ था इससे पहले, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था, उसने ये कहा था कि हमारे पास एटम होगा, एटम के अंदर क्या होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। इस चीज़ को समझो कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि हमारे पास एटम जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या करेगा, उसके रिवॉल्व करेगा इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये ऐसे रिवॉल्व करता है। और ये किसने कहा था हम लोगों को ये रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन रदरफोर्ड ने जब उसने ये थ्योरी पेश की कि ऐसा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तब हमारे पास हमको पता है कि एक थ्योरी है, मैक्सवेल थ्योरी है। और मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक क्या है कि जितने भी हमारे पास मूविंग चार्ज बॉडीज़ होते हैं ना, मूविंग चार्ज बॉडीज़, ठीक है, मूविंग चार्ज बॉडीज़ होते हैं, वो जब रोटेट करते हैं ड्यूरिंग मोशन, वो क्या करते हैं, दे लॉस देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, तो ये जब रिवॉल्व करेगा तब ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो इसका जो रेडियस है या इसका जो ये पाथ है, ये क्या होगा, ये रफ्ता रफ्ता छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी कम होती चली जाएगी। इससे एनर्जी जो है वो बाहर इमिट होगी, ठीक है। एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को क्या करेगा, वो इमिट करेगा। जब ये एनर्जी को इमिट करेगा तो इसका जो पाथ है, देखो, ये कम हो जाएगा। वो डेफिनेट बात है, जब इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो दूर जो है वो एक बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा। अगर एनर्जी कम होगी तो फिर वो क्या करेगा, वो एक छोटा सा सर्कल बनाएगा। तो रफ्ता रफ्ता क्या होगा, इसका जो ये सर्कुलर पाथ है ना, ये कम होता चला जाएगा और एट द एंड क्या होगा, ये आके न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा। तब एटम क्या होगा, एटम हमारे पास अनस्टेबल रहता है, एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। और एक्चुअली प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस के साथ नहीं टकराता। अगर ऐसा हो जाए तो एटम फिर वो स्टेबल नहीं रह सकता, एटम फिर तबाह हो जाएगा। तो एटम की अगर हम एक्चुअली बात करें तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रोटेट कर रहा होता है और न्यूक्लियस अपनी जगह पे होता है। ये मतलब फॉल डाउन नहीं करता इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास रदरफोर्ड का कहना था कि ये रिवॉल्व करेगा और ये डेफिनेटली एट द एंड जो है वो क्या होगा, वो नीचे आएगा। तो ये चूंकि एक फेलियर था उसका, ये एक फेलियर था कि एटम जो है वो बेसिकली स्टेबल होता है, एटम स्टेबल होता है, लेकिन रदरफोर्ड के एटम के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम अनस्टेबल है। तो जब ये क्वेश्चन रदरफोर्ड से किया गया कि मैक्सवेल थ्योरी तो हम लोगों को ये बताती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तब ये एनर्जी को इमिट करेगा और एट द एंड ये आपके पास न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा और एटम अनस्टेबल बन जाएगा। और एटम चूंकि प्रैक्टिकली स्टेबल है तो इसके पास कोई भी रीज़न नहीं था रदरफोर्ड के पास देने के लिए कि इसको एटम को वो स्टेबल कैसे बना सके। एटम चूंकि स्टेबल होता है और इसकी थ्योरी के मुताबिक ये हमारे पास क्या था, अनस्टेबल था। तो इसी अनस्टेबिलिटी की जो रीज़न है वो देने के लिए बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। बोहर्स मॉडल जो है उसने इस वजह से पेश किया, ठीक है, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो कि रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। और रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था या जो फेलियर यहाँ पे हम लोग को नज़र आ रहा है, तो रदरफोर्ड की फेलियर को ओवरकम करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था। तो इस वजह से इसका जो मतलब है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास क्लियर हो गया है कि बोहर ने क्यों अपना मॉडल पेश किया था। बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो कमियां थी, सबसे बड़ी कमी ये थी कि एटम हमारे पास अनस्टेबल है, क्योंकि वो फॉल करेगा, एट द एंड न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा और एटम अनस्टेबल बन जाएगा।
अब बेसिकली एटम होता है स्टेबल। इस रीज़न को या इस मसले को संवारने के लिए, इसको सुलझाने के लिए बोहर ने जो है वो अपना मॉडल पेश किया था। और भी रदरफोर्ड के अंदर तकरीबन 4 to 5 वो फेलियर्स मौजूद है, लेकिन सबसे मेन फेलियर यही है। तो इन फेलियर्स को मिटाने के लिए या ओवरकम करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो मिस्टेक्स या फेलियर्स मौजूद थे उनको क्लियर करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल को पेश किया था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अच्छा, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अगर आप बुक में देखें तो सीधा सीधा जो है उसके मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये हमें पता नहीं चल रहा कि बोहर ने ये जो मेन पॉइंट्स है इसका जो मॉडल है उसने कैसे जो है वो डिस्कवर किए, या उसने कैसे अपना मॉडल बनाया, या उसके जो अब की पॉइंट्स है वो क्या है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि हाउ बोहर केम अप with his postulates और की पॉइंट्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन शुड बी क्लियर कि हमारे पास बोहर जो था उसने अपना मॉडल जो है वो पेश किया, उसके अंदर की पॉइंट्स थे। तो उसने ये की पॉइंट्स और ये मॉडल जो है वो कैसे पेश किया था, उसके पीछे हमारे पास कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व है जहाँ से बोहर ने अपने मॉडल को जो है वो बनाया। ठीक है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था कि बोहर ने वहाँ से अपने लिए की पॉइंट्स निकाले, वहाँ से हमारे पास मॉडल बनाया, तो वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस मसले को बताने के लिए कि हाउ डिड बोहर केम अप विद हिज की पॉइंट्स एंड केम अप विद हिज एटॉमिक मॉडल। सो देखो बोहर ने क्या किया था, वो एक्सपेरिमेंट आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि उसने बेसिकली क्या किया हुआ था। देखो वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, हम चलो इलेक्ट्रिक बल्ब सिंपल ही ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब उसने लिया था, और उस बल्ब में चलो मैं ऐसे ही ड्रा कर लूँ, ऐसे ये एक बल्ब ले लो, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ईयर था। तो जब क्या किया उसने, जब उसने इसको लाइटन अप किया, मतलब ऑन किया, टर्न ऑन किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो एक फिलामेंट रखा गया था। वो फिलामेंट क्या कर रहा था, वो लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रहा था, और उसके अंदर हमारे पास बल्ब के अंदर हमारे पास एयर था। तो एयर के केस में हमारे पास जब वो लाइट प्रोड्यूस हुई, वो हमारे पास वाइट लाइट प्रोड्यूस हो गई थी, वाइट लाइट। ठीक है, और आपको पता है कि वाइट लाइट के अंदर हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये हमारे पास वाइट लाइट के अंदर ये 7 कलर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने इलेक्ट्रिक बल्ब और इसको इनकैंडेसेंट बल्ब भी कहते हैं। ठीक है, उसने ये जलाया और सबसे पहले उसने इसमें एयर डाला। जब उसने एयर डाला तो वहाँ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास वाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो गई। और वाइट लाइट जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो रेड ऑरेंज सब का जो है वो मिक्सचर होता है। ये जब सारे वेवलेंथ या इतने सारे लाइट्स जमा होते हैं तो वो हमारे पास वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली उसने क्या किया, देखो मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया। देखो फिर उसने क्या किया, उसने इसी बल्ब को लेके उसमें से एयर को निकाल के, एयर नहीं लिया, उसने यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन गैस रखा। कहाँ पे, यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ एयर उसने हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया, और यहाँ पे लाइट को जो है वो टर्न ऑन कर लिया, टर्न ऑन। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तब हमारे पास एक स्पेसिफिक रेडिएशन जो है वो इमिट हो गई। वो रेड लाइट जो है वो इमिट कर रहा था, कभी ब्लू लाइट को इमिट कर रहा था, हम इसको सपोज करते हैं। लेकिन एक करेक्टरिस्टिक, एक स्पेसिफिक हम लिख लेते हैं कि स्पेसिफिक रेडिएशन जो थे वो हमारे पास क्या हो रहे थे, वो हमारे से इमिट हो रहे थे।
वो हमारे पास इसी बल्ब के केस में जब हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया गया तो हमारे पास जब लाइटनिंग हुई तो सबसे पहले उसने एनर्जी को यहाँ पे जो लाइट की जो एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या जो करंट है उसने ज़्यादा दिया। तो सपोज जब उसने एक्स करंट दिया तो हमारे पास वाइट रेड लाइट जो वो प्रोड्यूस होगी। जब उसने यहाँ पे करंट को कम किया या ज़्यादा किया लेकिन करंट को चेंज कर लिया वाई करंट के ऊपर, तो वाई करंट के ऊपर हमारे पास ब्लू लाइट प्रोड्यूस हो गई। मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन गैस को आप यूज़ करते हैं तो वो आपको एक सिंगल लाइट देगा, या तो वो आपको रेड लाइट देगा या आपको ब्लू लाइट देगा या आपको कोई और लाइट देगा, लेकिन आपको यहाँ से आपको वाइट लाइट जो है वो क्या होगी, वाइट लाइट आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगी, वाइट लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से इसने आइडिया निकाला कि हाइड्रोजन गैस के अंदर अगर उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो अगर मैं उसको एनर्जी दूंगा तब वो मुझे एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ देता है, एक कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन या एक ही किस्म का रेडिएशन देता है। तो इसका मतलब ये है कि हर एटम के अंदर या हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपने ही शेल्स होते हैं। तो यहाँ से, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो था वो हाइड्रोजन वेव ग्लोइंग एक्सपेरिमेंट था, वेव ग्लोइंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करके जब वो इसी नतीजे पर आए कि हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स या डिफरेंट रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं जब मैं हाइड्रोजन को यूज़ करूं, तब यहाँ से इसी पॉइंट से इसने ये आइडिया निकाला कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके अंदर डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होंगे, और यहीं से उसने अपनी पोस्टुलेट और एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस की या जो है वो पुट फॉरवर्ड की। तो ये बात हमें क्लियर हो गई है कि बोहर ने इस कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ये कहाँ से अपने मॉडल की जो की पॉइंट्स है या जो एटॉमिक मॉडल है वो कैसे जो है वो क्या किया था, पुट फॉरवर्ड किया था, ये पेश किया था। अब मॉडल क्या था, मॉडल के अंदर कौन कौन से की पॉइंट्स थे वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बात हम लोग को क्लियर हो गई कि बोहर ने अपना मॉडल पेश क्यों किया और अगर किया तो फिर कैसे किया। अब मैं आने वाला हूँ जो किताब के अंदर जो की पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जो स्ट्रेट अवे बोहर एटॉमिक मॉडल लिख के जो बिल्कुल की पॉइंट्स दिए गए हैं, उस सारे की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो उसने किस तरह जो है अपनी की पॉइंट्स को या कौन कौन से की पॉइंट्स उसने बनाए या एटॉमिक मॉडल उसका किस तरह था वो पढ़ते हैं। ठीक है।